हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है, नोटिफिकेशन सबके पास जा चुका है कि स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे बीएससी की केमिस्ट्री क्लासेस के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर्स के बारे में, सेकेंड ईयर के पेपर्स के बारे में और फाइनल के पेपर्स के बारे में। आपके कंप्लीट सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। यहाँ पे डेली आपकी क्लासेस रहेंगी। मैं चाहूंगा कि डेली आप अपनी क्लास अटेंड करें। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बीएससी सेकेंडरी केमिस्ट्री है उसके बारे में बात करेंगे। किस तरीके से अपनी क्लासें रहेंगी, कौन सा पेपर हम पहले पढ़ेंगे, कौन सा पेपर बाद में पढ़ेंगे। आप फर्स्ट ईयर क्लास से इतना तो नॉलेज दे चुके होंगे कि जो आपकी सेकंड ईयर है उसमें आपके केमिस्ट्री के 3 पेपर होने वाले हैं, जो 100 मार्क्स के होंगे और एक आपका प्रैक्टिकल होता है। तो चलिए एक बार जान लेते हैं। तो मैं बताऊं आपको, एग्जाम की दृष्टि से आपका जो केमिस्ट्री है वो लगभग पूरे 150 नंबर का होता है। ठीक है, कितने मार्क्स का होता है? 150 मार्क्स का होता है। उनमें से होता क्या है, ये 150 मार्क है वो कितने, एक तो 100 नंबर में डिवाइड किया गया है और इनके 50 नंबर में डिवाइड किया गया है। जो 100 नंबर है आपके, वो तो होते हैं आपके थ्योरी का पोर्शन है, वो 100 नंबर का होता है। जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको पेपर दिए जाते हैं 3, उसका होता है 100 नंबर का। और 50 नंबर का आपको क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल होता है। जो हम लोग ये थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो इसमें कवर करने वाले हैं। डेली हमारा एक वीडियो रहेगा, आपको डेली ये क्लास मिलेगी। सुबह 11 बजे के समथिंग आपको क्लास मिल जाएगी, 11 से 12 के बीच में आपको क्लास मिल जाएगी। तो आपको रेगुलर क्लास लेनी है और जैसे जैसे हम रेगुलर हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और जब तक हमारी एग्जाम होगी तब तक हम लोग सिलेबस अपना कंप्लीट पूरा कर चुके होंगे। तो देखिए, हमारा जो शेड्यूल रहेगा क्लासों का वो किस तरीके से रहेगा वो आपको बता देता हूँ। तो पहले तो बात करें तो थ्योरी का जो पोर्शन है आपका वो 100 नंबर का है। तो इनमें से आप सबको पता है कि फर्स्ट में पढ़ के आ चुके आप लोग, जो आपका पहला पेपर होने वाला है वो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, ये है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, दूसरा पेपर जो होगा आपका वो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, और जो तीसरा पेपर होगा वो होगा आपका फिजिकल केमिस्ट्री का। हिंदी में अगर बात करूं तो इनऑर्गेनिक को बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। ठीक है, अकार्बनिक रसायन। और जो आपका ऑर्गेनिक को बोलते हैं कार्बनिक रसायन, और जो फिजिकल होता है उसको भौतिक रसायन कहते हैं। ठीक है, और जब आपको बात करें यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक वाला जो पेपर होता है वो आपका 33 मार्क्स का होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक वाला जो पोर्शन होता है वो भी 33 मार्क्स का होता है। और जो फिजिकल वाला जो पेपर होगा आपका, जो तीसरा पेपर होगा वो 34 मार्क्स का होगा। इस टाइप से आपके कंप्लीट 100 मार्क्स की क्वेश्चन आपसे इसमें से पूछे जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आपके जो तीनों पेपर है वो कुल मिला के 100 नंबर के होंगे। ठीक है, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि 100 में से आपके 95 प्लस नंबर आपको हम दिलाएं। ये हमारी कोशिश रहेगी इस पे। तो रेगुलर क्लास लेती रहिए और रेगुलर आपको क्लास दी जाएंगी। जो भी आपकी समस्या होती है आप हमें अपने जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बता सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से भी आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ये तो बात होगी अपनी उस सिलेबस के बारे में। सेकंड, हाँ, सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सिलेबस का अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कितना सिलेबस 2021 के एग्जाम में कम किया जाएगा, क्या पेपर पैटर्न होगा, उसके बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। जब तक कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है हम आपको कुछ भी जानकारी नहीं दे सकते उसके बारे में कि सिलेबस कम होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना होगा और नहीं होगा तो क्या रहेगा, पेपर पैटर्न किस तरीके से होगा। उन सब के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जैसे कोई अपना सिलेबस का नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद में आपको संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से होगा और आपका सिलेबस में कितना प्रतिशत कम किया गया है या नहीं किया गया है, ये बात हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से। 3 पेपर एक साथ तो पढ़ नहीं सकते। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से फिजिकल केमिस्ट्री वाला, जो 34 मार्क्स का जो पेपर रहेगा अपना उसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए वो किस तरीके से, देखिए सबको पता है कि जो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके, जो केमिस्ट्री है उसमें जो आपकी पेपर होते हैं उनमें प्रत्येक पेपर में आपको 5 यूनिट दी जाती है। इसी प्रकार से सेकंड ईयर में और इसी प्रकार से आपके फाइनल में रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 5 यूनिट है, जिनमें से पहली 2 यूनिट है, तो पहली 2 यूनिट तो है अपनी थर्मोडायनेमिक्स की, अपनी तीसरी यूनिट है वो है अपनी इक्विलिब्रियम की साम्यावस्था की है, और जो आपकी चौथी और पांचवी यूनिट है वो कौन सी होंगी, आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट के बारे में। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट अपनी वो है थर्मोडायनेमिक्स, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो उष्मागतिकी। साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाएगा और नोट्स आपको दिए भी जाएंगे, तो वो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको वो पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो बात करते हैं उष्मागतिकी, आपकी पहली यूनिट है उष्मागतिकी, भाग फर्स्ट है इसका। ठीक है, 2 भागों में बांटे गए उष्मागतिकी को। एक अपनी पहली यूनिट है वो
पार्ट फर्स्ट है और जो दूसरी यूनिट है वो पार्ट सेकंड है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उष्मागतिकी क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो उष्मागतिकी क्या है, दोस्तों आपको यहाँ पे नाम नजर आ रहा होगा थर्मो और डायनेमिक्स, ठीक है, उष्मा और गतिकी। तो देखिए उष्मा क्या है, देखो ये तो हो गई अपनी उष्मा, एक नाम तो आपको ये नजर आएगा उष्मा, और दूसरा नाम आ रहा है आपको गति। क्या नाम आ रहा है, गति। मतलब कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करेंगे, उष्मा का जो प्रवाह है, उष्मा की जो गति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए बोले तो वो क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ हीट, दैट्स नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए क्या बताया मैंने, आप या तो फिर ये बोल सकते हो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग उष्मा के प्रवाह का अध्ययन करेंगे, या फिर क्या बोल सकते हो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग उष्मा के अन्य जो रूप है, जो ऊर्जा के अन्य रूप है, उनका क्या है, उष्मा के साथ में मात्रात्मक संबंध के बारे में हम अध्ययन करेंगे, और उसको क्या कहा जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स करेगा। तो देखिए परिभाषा लिख लीजिए एक बार इसकी, उष्मा के प्रवाह को, उष्मा के प्रवाह को उष्मागतिकी कहा जाता है, ठीक है। या फिर अथवा में लिख लीजिए, एक और परिभाषा दिखा देता हूं आपको, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें उष्मा तथा ऊर्जा के अन्य रूपों, उष्मा तथा ऊर्जा के अन्य रूपों, अन्य रूपों के मध्य मात्रात्मक संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है अपनी, वो कहलाती है थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी। क्या है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर या तो फिर हम क्या करते हैं, उष्मा के प्रवाह को जानते हैं, और उसमें क्या करते हैं, जो उष्मा है उसका जो ऊर्जा के जो अन्य रूप है, जैसे आंतरिक ऊर्जा हो गई, विद्युत ऊर्जा हो गई, तो इनके बीच में उष्मा और जो ऊर्जा के जो अन्य रूप है, इनके बीच में जो मात्रात्मक संबंध होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वो क्या कहलाता है, अपना उष्मागतिकी कहलाता है, थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है, ठीक है। थर्मो का मतलब भी हीट होता है, और डायनेमिक्स का मतलब मोशन होता है, कि मतलब कि फ्लो ऑफ हीट, दैट्स नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए कुछ बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात करेंगे इसमें। देखो उष्मागति को पढ़ने से पहले, इसमें जो उष्मागति के नियम पढ़ने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण से कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वो बार बार यूज में आने वाले। तो सबसे पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं, कि जैसे आप कोई बोले तंत्र क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है, वो सभी के बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद हम अच्छे तरीके से हम लोग उष्मागति के नियमों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिए, उष्मागति की परिभाषा लिख ली सभी लोगों ने। अब हम बात करेंगे कि उष्मागति की परिभाषाएं हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे शब्द हैं जिनको हम जान लेते हैं कि उनका वास्तव में मीनिंग क्या होता है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखो सबसे पहले है अपना, सबसे पहले हम बात करेंगे तंत्र। तंत्र बोल सकते हो, या फिर इसी को निकाय भी कहा जाता है, निकाय बोल सकते हो, और इंग्लिश में बात करते इसको बोलेंगे सिस्टम। क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। तो पहली परिभाषा है, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए पहले, उष्मागतिकी की मुख्य परिभाषाएं, और उनमें सबसे पहले अपने तंत्र या निकाय, ठीक है। अब देखिए तंत्र या निकाय क्या होता है, तो एक बार तो लिख लीजिए, ब्रह्मांड का वह भाग जिसे उष्मागतिकीय अध्ययन के लिए चुना जाता है, वो क्या कहलाता है, अपना तंत्र या फिर निकाय कहलाता है। ब्रह्मांड का वह भाग जिसे उष्मागतिकीय अध्ययन के लिए चुना जाता है, क्या कहलाता अपना, वो अपना तंत्र, निकाय, फिर सिस्टम कहलाता है। देखिए अगली अगली परिभाषा है अपनी, वो है परिवेश। इंग्लिश में बात करें तो वो क्या होता है, अपना सराउंडिंग। सराउंडिंग के बारे में बात करते हैं, सराउंडिंग क्या होती है। देखो
तंत्र के अतिरिक्त ब्रह्मांड का जो सारा भाग बचता है वो क्या होता है, अपना सराउंडिंग होता है। अरे मतलब कि कोई भी सिस्टम होता है अपने पास, ठीक है, उसके चारों ओर का ब्रह्मांड का जितना भी भाग बचता है वो सभी क्या कहलाता है, अपना परिवेश कहलाता है। तो तंत्र के अतिरिक्त ब्रह्मांड का संपूर्ण भाग क्या कहलाता है, अपना परिवेश कहलाता है। ठीक है, ये बात होती है परिवेश के बारे में। अब हम बात करते हैं तीसरी जो परिभाषा है वो है अपनी सीमा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाउंड्री। देखिए सीमा क्या होती है, देखो सीमा क्या होती है, देखो बात करते हैं, देखो अपना जो तंत्र है और जो अपना परिवेश है, तंत्र और परिवेश को पृथक करने वाली काल्पनिक या फिर वास्तविक रेखा क्या कहलाती है, अपनी सीमा कहलाती है। तंत्र तथा परिवेश को पृथक करने वाली काल्पनिक या कौन सी, वास्तविक, काल्पनिक या फिर वास्तविक रेखा क्या कहलाती है, अपनी बाउंड्री कहलाती है। देखो आपको एक एग्जांपल के थ्रू में समझाता हूं। देखो जैसे मेरे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, जैसे मेरे पास कोई भी एक सिस्टम है, ब्रह्मांड में कोई सिस्टम ले लिया मैंने जैसे यहाँ पे, ठीक है, और इसके ब्रह्मांड के अलावा ये जो सिस्टम है इसको छोड़कर जो शेष बचा हुआ भाग है, जिसे अपना ब्रह्मांड इतना है, ठीक है, इसमें एक क्या ले लिया मैंने, एक छोटा सा सिस्टम ले लिया जिसपे मुझे क्या करना है, उष्मा गति के अध्ययन करना है। तो ये तो क्या हो गया, अपना सिस्टम हो गया, ठीक है। और जो ब्रह्मांड का जो सिस्टम के अलावा जितना भी भाग बचता है वो अपना क्या होता है, वो होता है परिवेश। क्या बोलते हैं इसको, परिवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं, ठीक है। और देखो इस ये तंत्र और ये अपना जो परिवेश है इसको पृथक करने वाली जो ये रेखा दिखाई दे रही है आपको, ये क्या कहलाती है, अपनी यही कहलाती है अपनी सीमा, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाउंड्री। तो स्टूडेंट्स इतनी बात तो हो गई कि सिस्टम क्या होता है, निकाय क्या होता है, तंत्र क्या होता है उसके बारे में, परिवेश के बारे में जान चुके हैं और सीमा के बारे में जान चुके हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, कि तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए तंत्र के प्रकार पढ़ते हैं हम, तो हेडिंग डाल दीजिए इसमें, टाइप्स ऑफ सिस्टम या फिर तंत्र के प्रकार। तंत्र के प्रकार, देखिए तंत्र कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। ये अपना कोई सिस्टम है, ठीक है, तो सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। इनको कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक तो बांटा गया है कि जो सिस्टम में जो पदार्थ होता है उसकी अवस्था के आधार पर, किसके आधार पर, अवस्था के आधार पर, ठीक है, एक तो उसकी फेज के आधार पर उसको बांटा गया है, ठीक है, फेज या फिर अवस्था आप इंग्लिश में बोल सकते हो, उसको बांटा गया है। और एक बांटा गया है इनको कि इसमें जो आपका जो पदार्थ होता है, सिस्टम में जो पदार्थ लिया हमने उसकी मात्रा कितनी है, या फिर उसकी मात्रा के आधार पर और उसकी उष्मा या फिर ऊर्जा के आधार पर, उसको दो भागों में बांटा गया, ठीक है। एक तो बांटा गया अपना अवस्था के आधार पर, दूसरा बांटा गया किसके आधार पर, उसकी उष्मा व द्रव्य, जो भी उसमें पदार्थ है उसकी मात्रा के आधार पर, ठीक है। इसको दो भागों में बांटा गया किसके आधार पर, एक तो अवस्था के आधार पर, एक उष्मा और द्रव्य की मात्रा के आधार पर। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि अवस्था के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। तो देखिए पहला तो है अपना समांगी, तंत्र, और जो दूसरा है वो है अपना विषमांगी तंत्र। कौन सा है, विषमांगी तंत्र है, ठीक है। अवस्था के आधार पर दो, समांगी तंत्र और विषमांगी तंत्र। इसी प्रकार से अपने पास उष्मा और द्रव्य की जो मात्रा है उसके आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, पहला है अपना विलगित सिस्टम, विलगित तंत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, ये बात होगी। दूसरा है अपना खुला तंत्र, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, खुला किसको क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोल देंगे। तीसरा है अपना बंद सिस्टम, ठीक है, बंद तंत्र, या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप लोग, क्लोज सिस्टम आपका, ठीक है। तो ये इनका अपना जो तंत्र है उनकी
डिवाइडेशन हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि समांगी तंत्र, जो होमोजीनियस सिस्टम होता है वो क्या होता है कि ऐसा तंत्र जिसमें पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं उनकी सभी की मात्रा क्या हो, उनकी सभी की अवस्था क्या हो, समान अवस्था हो। क्या हो, इसको बोल सकते हैं हम समान अवस्था में। जो भी द्रव्य होगा उसमें उसकी अवस्था क्या होगी, समान अवस्था के होंगे सभी। ठीक है, वो सभी समान अवस्था के होंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोगों ने किसी सिलेंडर के अंदर देखते हैं, हम लोग सिलेंडर के अंदर देखते हैं, अपना जो घरेलू सिलेंडर होता है उसमें देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, मीथेन गैस भी होती है, उसके साथ में और भी गैस मिलाई जाती है। उन सभी में क्या होता है कि वो सभी गैसों के रूप में रहते हैं, उन सभी की अवस्था जो है वो क्या होती है, समान रहती है। तो ये वो कौन सा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है, समांगी तंत्र होता है ऐसा। ठीक है, अब विषमांगी तंत्र के बारे में बात करते हैं, हेटेरोजेनियस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ऐसा तंत्र जिसमें क्या हो, पाए जाने वाले पदार्थ हैं उनकी अवस्थाएं समान नहीं होती हैं, तो वो क्या कहलाता है अपना, वो कहलाता है विषमांगी तंत्र कहलाता है। जैसे बात करें, जैसे अपने पास पानी है, पानी में मिट्टी डाल दिया, तो पानी तो क्या है, लिक्विड है, जो मिट्टी है वो अपनी क्या है, सॉलिड है, तो वो क्या होगा अपना एक प्रकार से अपना जो क्या हो गया, विषमांगी तंत्र हो गया। ठीक है, ये बात तो होती है समांगी तंत्र और विषमांगी तंत्र के बारे में। अब हम बात करते हैं जो अपना विलगित तंत्र है या फिर आइसोलेटेड सिस्टम होता है, वो कौन सा होता है। देखो कि ऐसा तंत्र जो क्या करता हो, ऐसा तंत्र जो प्रवेश से न तो उष्मा का आदान प्रदान करता हो और न ही पदार्थ की जो मात्रा है उसका आदान प्रदान करता हो, ऐसा तंत्र क्या कहलाता है, विलगित तंत्र कहलाता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है, जो ना तो प्रवेश के साथ में क्या करता हो, उष्मा का आदान प्रदान करता है और ना ही वो पदार्थ की मात्रा का आदान प्रदान करता है। तो ऐसा तंत्र क्या कहलाता है, अपना विलगित तंत्र कहलाता है। इसके उदाहरण के बारे में बात करें, इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें, तो वो कौन सा होता है, थर्मस होता है अपना, थर्मस में रखा गर्म जल। तो देखो जैसे आप लोग क्या करते हो, सर्दियों में क्या करते हो, थर्मस में अपना जो थर्मस जो बोतल होती है अपनी, उसमें क्या करते हो आप लोग, उसमें गर्म पानी घर से लेके आते हो। जब भी आप लाइब्रेरी या कॉलेज जाते हो तो उसमें गर्म पानी लेके जाते हो, तो उसमें होता क्या है कि आप जैसे 2 घंटे बाद पियोगे तो भी क्या रहेगा, वो गर्म ही रहेगा और जितने पदार्थ आपने डाला था उसमें, जितना पानी डाला था उतना का उतना रहेगा। इसका मतलब क्या है, जो आपका थर्मस है वो एक विलगित तंत्र का कार्य कर रहा है, जो ना तो उष्मा को बाहर जाने दे रहा है, मतलब कि पानी को ठंडा नहीं होने दे रहा है, और ना ही पदार्थ की मात्रा को बाहर जाने दे रहा है। इसका मतलब क्या है, जितना पानी हमने डाला था उतना ही उसमें रहता है। तो ऐसा जो हमारा जो थर्मस है वो किसका कार्य कर रहा है, कि एक प्रकार से अपना विलगित तंत्र है उसका कार्य कर रहा है। उसी प्रकार हम बात करें खुला तंत्र, जो ओपन सिस्टम होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो जो खुला तंत्र होता है वो क्या करता है, वो अपने परिवेश के साथ में ऊर्जा को भी विनिमय करता है और जो पदार्थ की मात्रा होती है उसका भी विनिमय करता है। कि ऐसा तंत्र जो अपने परिवेश के साथ में उष्मा तथा पदार्थ की मात्रा दोनों का आदान प्रदान करता है, कौन सा तंत्र कहलाता है, खुला तंत्र कहलाता है। इसके बारे में बात करें तो देखो घर में आप लोग क्या करते हो, जैसे आप लोगों ने क्या किया, जैसे चाय बनाते हो आप लोग, ठीक है, चाय बनाते हो तो चाय में होता क्या है, देखो जैसे आप लोग चाय अपने गैस पे चला रखी है, ठीक है, उसमें बना रहे हो आप लोग, तो उसमें क्या हो रहा है, उष्मा के साथ में जैसे आपने बना रहे तो उसके ऊपर हाथ करके देखना आप लोग, उसमें आपसे पानी भी निकलेगा बाहर, क्योंकि उसमें क्या, चाय में पानी भी होता है, तो उसमें क्या है, पदार्थ की मात्रा भी बाहर है। जैसे ऊपर करके देखो ना, जैसे उसके ऊपर करके देखोगे तो वैसे आपका हाथ भी गर्म होगा, हाथ गर्म होगा मतलब कि उष्मा भी बाहर निकल रही है, प्रवेश में जा रही है। पदार्थ की मात्रा आपके जैसे इसे करोगे तो आपके पदार्थ हथेली पे क्या हो जाएगा, पानी लग जाएगा, तो वो भी क्या, उसमें पदार्थ की मात्रा भी बाहर निकल रही है। तो ऐसा सिस्टम कौन सा होता है, अपना खुला तंत्र होता है। उसके बाद हम बात करें बंद तंत्र के बारे में, कि बंद तंत्र कौन सा होता है। देखो बंद तंत्र कौन सा होता है, कि ऐसा तंत्र जो परिवेश के साथ में उष्मा का तो आदान प्रदान करता है, उष्मा का आदान प्रदान करता है, लेकिन पदार्थ की मात्रा का आदान प्रदान नहीं करता है। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, अपना बंद तंत्र कहलाता है। कौन सा तंत्र कहलाता है, बंद तंत्र कहलाता है। देखिए इसका उदाहरण के बारे में बात करें तो उदाहरण के बारे में बात करते हैं, जो अपना प्रेशर कुकर है, घर पे जो प्रेशर कुकर है जिसमें आप लोग जैसे दाल उबालते हो, कुछ भी करते हो, तो उस समय क्या होता है, जैसे आपने उसमें रख दिया तो वो क्या करता है, जैसे आपने गैस को आपने गैस पे रख दिया अपना जो प्रेशर कुकर, उसको रख दिया, तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे गैस चलता जाता है तो उसमें क्या होता है कि आप हाथ लगाओगे ना अगर कुकर के, तो वो क्या होगा, गर्म तो होता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो अपने परिवेश को उष्मा तो दे रहा है, लेकिन क्या उसके अंदर जो हम लोग सामान रखते हैं, कुछ भी पकाने के लिए रखते हैं, तो वो क्या वो बाहर आता है, नहीं आता ना। इसका मतलब क्या है कि वो उष्मा का तो आदान प्रदान करता है, लेकिन पदार्थ की मात्रा का आदान प्रदान नहीं करता है। तो अपना थर्मस क्या, जो अपना सॉरी जो अपना प्रेशर कुकर है वो किसका कार्य करता है, एक प्रकार से बंद तंत्र का कार्य करता है। तो ये बातें होती है किसके बारे में, अपने तंत्र के प्रकार के बारे में बात होती है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं अपना जो तंत्र होता है उसके गुण कौन से होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखो तंत्र के जो 2 गुण हैं, दो भाग के होते हैं, 2 प्रकार के गुण होते हैं उसमें। देखिए
पहला तो अपना होता है मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुण बोलते हैं, या फिर उनको इंग्लिश में बात करें तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं इनको। उसके बाद जो अपना दूसरा है वो अपना मात्रा स्वतंत्र या फिर विशिष्ट या फिर गहन, या फिर इंग्लिश में बात करें तो इनको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो वो कौन कौन सी होती है, देखिए एक तंत्र होता है, उसका एक प्रॉपर उसका एक स्पेसिफिक गुण होता है उसका, उसके बारे में बात करते हैं। देखो कि मात्रात्मक गुण कौन से होते हैं, तो देखो मात्रात्मक का मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मात्रा पर निर्भर करते हैं वो कौन से गुण होते हैं, मात्रात्मक गुण होते हैं। इसी प्रकार जैसे बात करें हम लोग मात्रा स्वतंत्र, जो क्या है मात्रा से स्वतंत्र नहीं, पदार्थ की मात्रा कितनी है उससे उनका कुछ भी लेना देना नहीं होता है, वो कौन सी होती है, अपनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। मात्रा स्वतंत्र गुण होते हैं, विशिष्ट गुण होते हैं, या फिर गहन गुण होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो देखिए सबसे पहले तो वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, कौन से गुण कहलाते हैं, अपने मात्रात्मक या फिर विस्तीर्ण या फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं। उसी प्रकार देखो कि वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं जबकि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, वो कौन से कहलाते हैं, अपने मात्रात्मक या फिर मात्रा स्वतंत्र गुण कहलाते हैं। ठीक है, कि वे क्या करते हैं, ये मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं जबकि किस पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं, वो कौन से कहलाते हैं, अपने इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पदार्थ की मात्रा के साथ में ये जो मात्रात्मक गुण होते हैं वो क्या करते जाते हैं, बदलते जाते हैं। वो किस तरीके से बदलते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और जो अपने मात्रा स्वतंत्र गुण होते हैं वो क्या करते हैं, पदार्थ की मात्रा के साथ में बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। देखिए उदाहरण के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले जो मात्रात्मक गुण है वो है आयतन। ठीक है, आयतन, जैसे हम लोग ने पहले लिया, किसी कटोरे में पहले लिया हम लोग ने 2 लीटर पानी लिया, उसके बाद में क्या किया, पदार्थ की मात्रा हमने परिवर्तित कर दी, या तो फिर इसमें पानी और डाल दिया, फिर उसमें से और निकाले द्रव्य, तो उसमें क्या है, उसमें क्या होता जाएगा, उसका आयतन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उसकी मात्रा बढ़ेगी उसका आयतन भी बढ़ेगा। इसी प्रकार द्रव्यमान, जैसे हमारे पास पहले क्या है, किसी पानी में, किसी भी कटोरे में 10 ml पानी है, उसमें थोड़ा और डाल दिया, 15 ml हो गया, 20 ml हो गया। इसका मतलब क्या है, पदार्थ के साथ में उसकी मात्रा भी चेंज हो रही है, ऐसा गुण है वो। उसके बाद हम बात करते हैं अणुओं की संख्या, कि पहले तो हमारे पास क्या है, 1 लीटर पानी में अणु थे, और उसके बाद हमने पानी और डाल दिया, 10 लीटर कर दिया, तो उसमें अणु की मात्रा कुछ अलग हुई। तो ये भी क्या है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर कर रहे हैं, सॉरी। उसके बाद है ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा किस तरीके से करती है, उसी प्रकार उष्मा की मात्रा, उसी प्रकार उष्माधारिता, उष्माधारिता समझते हो ना, कि किसी भी हमारे पास पदार्थ है उसको क्या करने में, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने में जो जितनी ऊर्जा दी जाती है, जितनी उष्मा वह ग्रहण करता है, उसको क्या कहते हैं, उसकी उष्माधारिता करते हैं, तो वो भी उस पर निर्भर करती है। इसी प्रकार उसकी एंट्रोपी है। ठीक है, उसके बाद है आंतरिक ऊर्जा, उसके बाद है गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो ये सभी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सभी क्या अपनी मात्रात्मक है, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। उसी प्रकार हम बात करते हैं जैसे अपना ताप है, दाब है, सांद्रता है, घनत्व है, श्यानता है, अपवर्तनांक है, पृष्ठ तनाव है, विशिष्ट उष्मा है, द्विध्रुव आघूर्ण है। तो ये सभी क्या है, ये सभी अपनी मात्रा स्वतंत्र गुण है, जो किस पर, पदार्थ की मात्रा पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करते हैं। पदार्थ की मात्रा चाहे जितनी बढ़ाओ उस पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो वो कौन से गुण है, अपने मात्रात्मक स्वतंत्र गुण कहलाते हैं। देखो अब आपको मैं बताता हूं कि अगर हम लोग किसी भी मात्रात्मक गुण, जो ये क्या करते हैं, मात्रा पर निर्भर करते हैं, उस पर अगर उसके नाम के पहले अगर हम लोग कोई भी विशिष्ट नाम लगा देते हैं, विशिष्ट लगा देते हैं, या फिर मोलर लगा देते हैं, तो वो क्या गुण, ऐसा गुण कौन सा बन जाता है, अपना इंटेंसिव गुण बन जाता है वो। जैसे हमारे पास क्या है, जैसे ये है ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा है, अगर इसके आगे हम विशिष्ट लगाते हैं कि विशिष्ट ऊर्जा, तो विशिष्ट ऊर्जा कौन सा हो जाएगा, अपना वो हो जाएगा मात्रात्मक स्वतंत्र गुण हो जाएगा, क्योंकि एक निश्चित कर दिया उसको। ठीक है, एक निश्चित कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, अपना वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है, विशिष्ट गुण बन जाता है वो। ठीक है, कि अगर किसी भी हमारे पास जो अपना ये मात्रात्मक गुण है, इसके नाम के आगे अगर हम लोग विशिष्ट लगाते हैं या फिर मोलर बोलते हैं, तो वो किस में बदल जाते हैं, वो बदल जाते हैं अपने मात्रा स्वतंत्र गुणों में बदल जाते हैं, उन पर मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बाद में। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो मात्रात्मक गुण है उनको हम लोग किस प्रकार से अपना मात्रा स्वतंत्र गुण है उनमें बदल सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले तो बताया कि इसके नाम के आगे, इनके नाम के आगे क्या लगा सकते हो आप लोग, विशिष्ट लगा दीजिए या मोलर लगा दीजिए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो अपने मात्रा स्वतंत्र गुणों में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक बात और बताता हूं आपको
कि अपने जो मात्रात्मक, जैसे हमारे पास दो मात्रात्मक गुण है, जैसे अपने पास क्या है, एक तो अपने पास आयतन है और एक द्रव्यमान है। अगर हम लोग इनका अनुपात करते हैं, दो मात्रात्मक गुणों का अगर हम लोग अनुपात देखें तो वो कौन सा आता है हमारे पास निकल के, मात्रा स्वतंत्र गुण निकल के आता है। जैसे आपको उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, देखो वो किस तरीके से आता है। देखो जैसे हमारे पास दो हम लोग क्या करते हैं, मात्रात्मक गुण लेते हैं। देखो जैसे लिया हमने, एक तो लिया हमने द्रव्यमान लिया, ठीक है। द्रव्यमान क्या है, मात्रात्मक गुण है ना, क्या है, मात्रात्मक गुण है। और एक अपना क्या है, आयतन, आयतन भी क्या है, मात्रात्मक गुण है। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होता है, वो अपना, इन दोनों का जो अनुपात है वो एक क्या है, नए मात्रा स्वतंत्र गुण को पैदा करता है। देखो यहाँ पे द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, घनत्व होता है। क्या होता है, घनत्व होता है। जो घनत्व है वो क्या है, अपना मात्रा स्वतंत्र गुण है, एक विशिष्ट गुण है। घनत्व क्या है, कि विशिष्ट गुण है जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि अपने जो दो मात्रात्मक गुण है उनका अनुपात किस का नया रूप धारण करता है, वो करता अपना मात्रा स्वतंत्र गुण का नया अनुपात धारण करता है। इसी प्रकार जैसे हम लोग बात करते हैं किसी अन्य के बारे में, जैसे उष्माधारिता है, अपनी उष्माधारिता है, और इसके नीचे अगर मैं क्या करता हूं, उसमें हम लोग द्रव्यमान के साथ में इसका अनुपात देखते हैं। उष्माधारिता और जो अपना द्रव्यमान है उसका अनुपात देखते हैं तो वो किसमें होता है, वो एक विशिष्ट उष्मा बना देता है। क्या बोलते हैं इसको, उष्माधारिता और द्रव्यमान का जो अनुपात है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विशिष्ट उष्मा बोलते हैं। जो क्या है कि वो अपना एक मात्रा स्वतंत्र गुण है। क्या है कि मात्रा स्वतंत्र। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि उष्मागति में हम लोग पढ़ चुके थे कि सिस्टम क्या होता है, और जो उष्मागति की कुछ परिभाषाएं थी उनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं उष्मागति के प्रक्रमों के बारे में कि उष्मागति के प्रक्रम क्या होते हैं। देखिए उष्मागति के प्रक्रम, देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है, उष्मागति के बारे में पढ़ चुके हम लोग कि क्या होता है उष्मागति की। उसके बाद हम बात करते हैं प्रक्रम के बारे में कि प्रक्रम क्या होता है। तो देखिए ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रक्रम कहा जाता है। क्या बताया मैंने कि हमारे पास कोई तंत्र है, हमारे पास ठीक है कोई तंत्र है, इसकी अवस्था एक अवस्था थी, ए अवस्था थी, इसमें ये किसमें चेंज हो रहा है, बी अवस्था में चेंज हो रहा है। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, उसको हम बोलते हैं प्रक्रम बोलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, प्रक्रम कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि कोई तंत्र हमारा, कोई उष्मागति के तंत्र कि हमारा तंत्र है वो कितने कितने प्रकार के प्रक्रमों से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहला प्रक्रम है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपना प्रक्रम है समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम जिसको इंग्लिश में कहा जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, जैसा आपको नाम से इंडिकेट हो रहा होगा समतापी मतलब कि समान ताप वाला। तो ऐसा प्रक्रम जिसके प्रत्येक पद में तंत्र का ताप क्या रहता हो, समान रहता हो, स्थिर रहता हो, तो ऐसा प्रक्रम लिख लीजिए। तो इस प्रक्रम में क्या होता है, जो तंत्र के प्रत्येक पद का, तंत्र के प्रत्येक पद का, तंत्र के प्रत्येक पद का ताप जो है वो स्थिर रहता है, ताप स्थिर रहता है। ठीक है, तो ऐसा प्रक्रम क्या कहलाता है, अपना समतापी प्रक्रम कहलाता है। और इस ताप स्थिर रखने के लिए क्या होता है कि जो अपना तंत्र होता है, तंत्र और प्रवेश, तंत्र और जो प्रवेश है वो आपस में ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। जैसे जैसे हमारी प्रोसेस होना स्टार्ट हो गई, हमारी जो अवस्था परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया, तो उसमें हो क्या रहा है, जैसे तंत्र कोई उष्मा छेपी है तो उसमें क्या होगा, तंत्र की उष्मा बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना है, तंत्र का ताप स्थिर रखना। तो ये क्या करेगा तंत्र, अगर उष्मा छेपी है तो ऊर्जा अपनी जो है वो परिवेश को देगा, अगर उष्मा शोषी है तो वो क्या करेगा, परिवेश से ऊर्जा अपने अंदर ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकता है कि इस प्रकार के जो समतापी तंत्र है उसमें क्या है, अपना जो समतापी प्रक्रम है उसमें जो तंत्र है वो क्या कर सकता है, परिवेश के साथ में ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकता है। मान लीजिए कि अपना जो समतापी प्रक्रम है उसमें तंत्र का ताप T है तथा उसकी आंतरिक ऊर्जा E है। तो संपूर्ण प्रक्रम के दौरान क्या होगा, जो ताप में परिवर्तन होगा वो भी किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। और जो उसकी आंतरिक ऊर्जा है उसमें परिवर्तन भी किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। तो ये बात होती है किसके बारे में, अपने समतापी प्रक्रम के बारे में। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरा है अपना, वो है अपना रुद्धोष्म प्रक्रम।
रुदोसम प्रक्रम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडायबेटिक प्रोसेस। तो देखिए ऐसा प्रक्रम जिसमें तंत्र जो है वो परिवेश के साथ में उष्मा का आदान प्रदान नहीं कर सकता है, तो वो तंत्र क्या कहलाता है, अपना रुदोसम प्रक्रम कहलाता है। ऐसा प्रक्रम क्या कहलाता है, रुदोसम प्रक्रम कहलाता है। वो क्या करता है, तंत्र और परिवेश के बीच में उष्मा का आदान प्रदान बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और प्रक्रम के दौरान प्रक्रम के दौरान क्या होगा, तंत्र का ताप है वो अलग अलग हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। क्योंकि इसमें तो क्या हो रहा था, समतापी प्रक्रम में क्या हो रहा था कि अगर ताप बढ़ रहा है तो वो बाहर जा सकता था परिवेश में, अगर कम हो रहा है तो परिवेश से अंदर आ सकता था। लेकिन इस वाले रुदोसम प्रक्रम में क्या होगा कि जो ताप, अगर हमारे तंत्र का अगर ताप बढ़ रहा है तो वो बढ़ेगा उसमें, अगर ताप कम हो रहा है तो कम होगा। इसका मतलब क्या है कि जो तंत्र और जो परिवेश है इसके बीच में उष्मा का जो आदान प्रदान होगा वो नहीं होगा। तो ऐसा प्रक्रम कौन सा कहलाता है, अपना रुदोसम प्रक्रम कहलाता है। तो इसमें लिख लीजिएगा आप लोग कि जो अपना तंत्र है और जो अपना परिवेश है इसके बीच में उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। प्रक्रम के दौरान ताप में अंतर हो सकता है, ताप परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, ये बात होती है। अब हम बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं कि रुदोसम प्रक्रम के दौरान अगर हमारा जो तंत्र है उसकी अगर उष्मा क्यों है, उसकी उष्मा अगर क्या हमारे पास क्यों है, तो संपूर्ण प्रक्रम के दौरान जो उष्मा में जो परिवर्तन होगा डी क्यू होगा, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि उसमें परिवेश और तंत्र के बीच में उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तो ये होता है अपना कौन सा, रुदोसम प्रक्रम। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगला है समतापी प्रक्रम हो गया, रुदोसम प्रक्रम हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं समदाबी प्रक्रम के बारे में। किसके बारे में, समदाबी प्रक्रम के बारे में, कि समदाबी प्रक्रम क्या होता है। तो आपको इसमें नाम से अंकित हो रहा होगा, समदाबी प्रक्रम का मतलब क्या होता है कि समान दाब वाला प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आइसोबारिक प्रक्रम प्रोसेस। तो देखिए कि ऐसा प्रक्रम जिसके प्रत्येक पद में जो दाब है वो समान रहता हो, ऐसा प्रक्रम क्या कहलाता है, अपना समदाबी प्रक्रम कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, जो तंत्र का जो दाब होता है वो प्रत्येक पद में क्या होता है, समान रहता है। प्रत्येक पद में क्या रहता है, समान रहता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मानूं कि तंत्र का दाब, जैसे मेरे पास क्या है, तंत्र का दाब P है, ठीक है, तंत्र का दाब P है, तो संपूर्ण जो अपना प्रक्रम होगा, जो समदाबी प्रक्रम होगा, उसके दौरान जो दाब में जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि इसमें क्या है, संपूर्ण प्रक्रम के दौरान अपना जो दाब था वो स्थिर था, प्रत्येक पद में क्या था, स्थिर था। ठीक है, ये बात होती है। उसके बाद अगला जो प्रक्रम है अपना, वो है समआयतनिक प्रक्रम। अगला है अपना समआयतनिक प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया अपना आइसोकोरिक, आइसोचोरिक, जो भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो इस समआयतनिक प्रक्रम क्या होता है कि ऐसा प्रक्रम जिसके प्रत्येक पद में क्या हो, जो अपना तंत्र है उसका आयतन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ऐसा प्रक्रम क्या कहलाएगा, अपना समआयतनिक प्रक्रम कहलाएगा। तो इसमें क्या है, जो तंत्र का जो आयतन है, अपना तंत्र का आयतन वो क्या है, हमारे पास समान है, स्थिर है। ठीक है, और अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो तंत्र है अपना, उसका जो आयतन है, क्या, जो तंत्र का आयतन अगर V है हमारे पास, ठीक है, क्या है, V है, तो संपूर्ण प्रक्रम के दौरान, संपूर्ण समआयतनिक प्रक्रम के दौरान जो अपना आयतन है उसमें परिवर्तन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये क्या होता है, अपना समआयतनिक प्रक्रम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं चक्रीय प्रक्रम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, चक्रीय प्रक्रम के बारे में। तो देखिए चक्रीय प्रक्रम क्या होता है, चक्र का मतलब समझ रहे हो, एक सर्किल के रूप में ऐसा कोई प्रक्रम होगा कि जो जहां से चले वापस घूम घाम के पूर्ण अवस्थाओं में घूमता हुआ वापस अपनी अवस्था में आ जाता है, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। तो देखिए चक्रीय प्रक्रम को किस प्रकार से हम परिभाषित करेंगे। चक्रीय प्रक्रम देखिए कि ऐसा प्रक्रम जो अवस्था परिवर्तनों की श्रृंखला से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आता है, तो उसको क्या कहा जाता है, चक्रीय प्रक्रम कहा जाता है। तो देखिए, देखो मेरे पास क्या था, कोई ऐसा हमारे पास क्या है, कोई ए हमारे पास तंत्र था, वो अनेक अवस्थाओं से गुजरता हुआ, जैसे यहां से ए से बी में आया, बी से सी में गया, सी से डी में गया, इस तरीके से क्या करता जाता है, वो अनेक अवस्थाओं से गुजरता हुआ पुनः अपनी
प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, ऐसा चक्र क्या कहलाता है, ऐसा प्रक्रम हमारे पास कहलाता है चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। तो देखिए इसमें ए था, इससे पुनः अपनी क्या है, इसमें देखो अवस्था परिवर्तनों का क्या होता है, एक श्रृंखला के रूप में गुजरता जाता है और अंत में पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, चक्रीय प्रक्रम कहा जाता है। तो ये बात होती है चक्रीय प्रक्रम के बारे में। अब दूसरी बात हम बात करते हैं कि पथ क्या होता है। एक होता है ऊष्मागतिकीय पथ, कि पथ किसे कहा जाता है, ठीक है, पथ किसे कहा जाता है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कि हमारे पास क्या है कि कोई हमारे पास ऐसा प्रक्रम, देखो कोई भी प्रक्रम है, देखो इसमें बात करते हैं, सक्रिय प्रक्रम में बात करते हैं। देखो अपना जो प्रक्रम था वो यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहां ए से स्टार्ट होता है, फिर यहां से माध्य जो अवस्था इनकी, जो बीच की अवस्था है, इनसे गुजरता हुआ पुनः अपनी अवस्था में आता है, ठीक है। तो ये वाला जो माध्य जो अवस्थाएं हैं उनको रखने वाला जो पथ है वो क्या कहलाएगा, अपना ये वाला जो मार्ग है वो क्या कहलाता है, अपना पथ कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि प्रक्रम में जब प्रक्रम स्टार्ट होता है, कि प्रक्रम की जो प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था के बीच का जो मार्ग होता है वो क्या कहलाता है, अपना पथ कहलाता है। जैसे अपने पास क्या था, यहां से हमारा प्रक्रम स्टार्ट होता है, यहां से चलता हुआ ये बी के पास आता है, तो यहां से ये क्या है, प्रारंभिक अवस्था है और ये क्या है, अंतिम अवस्था है। तो इन दोनों के बीच का जो मार्ग है वो क्या कहलाता है अपने पास, वो कहलाता है पाथ कहलाता है। क्या कहलाता है, पाथ कहलाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो अंतिम अपना प्रक्रम है वो है उत्क्रमणीय, या फिर उसको एक और होता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, कि उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है। तो उसके लिए पहले हम लोग उनको डिफरेंस से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में उनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में समझाइए, उनके बारे में लिखिए। तो एक बार मैं क्या करता हूं, यहाँ से बोर्ड पे आपको नोट करता हूं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि उत्क्रमणीय क्या होता है और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है। तो एक बार मैं लिख लेता हूं उनको। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं जो अपने उत्क्रमणीय प्रक्रम और जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखो उनके बीच में मैंने डिफरेंस यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग एक एक करके इनके डिफरेंस को अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे कि उत्क्रमणीय प्रक्रम और जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में। उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है, आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ते हैं, आपको इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिवर्सिबल। क्या बोलते हैं इसको, रिवर्सिबल, मतलब कि एक बार आगे जाने के बाद में वापस अपनी अवस्था में आ सकता है। इसका मतलब क्या है, यह परिवर्तन क्या है, जैसे हम लोग बात करें, जैसे मेरे पास ये पेन है, इसको मैं यहां से यहां लेके जाके वापस ला सकता हूं। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या हो गया, अपना उत्क्रमणीय प्रक्रम हो गया, यहां से चला गया फिर वापस अपनी अवस्था में आ गया। इसका मतलब क्या है कि ऐसा प्रक्रम हो जिसमें क्या है, अपना जो तंत्र है वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ सकता है, तो वो क्या कहलाता है, अपना उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। और जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं वो क्या होता है कि अगर वो एक बार आगे चले गए तो वो आगे ही रहते हैं, वापस पीछे नहीं आ सकते, जैसे पीछे चले गए तो वो पीछे ही रह सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक बार अपनी अवस्था से आगे पीछे होने के पश्चात वह पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ सकता, वह पुनः अपनी आरंभिक अवस्था में नहीं आ सकता, तो ऐसे प्रक्रम क्या कहलाते हैं, अपने अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। तो उनके बीच में कुछ डिफरेंस मैंने लिखे हैं और परीक्षा में इनसे एक छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जो मैंने इस वीडियो में जो भी मैंने आपको टॉपिक्स करवाए हैं उनमें से छोटा क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछ ले कि ऊष्मागति के प्रक्रम क्या होते हैं, समदाबी प्रक्रम को समझाइए, ये पूछ सकता है। या फिर आपसे बोल सकता है कि जो अपना तंत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, अवस्था के आधार पर तंत्रों के प्रकार बताइए। या फिर बता सकता है वो जो उष्मा के आधार पर तंत्रों के प्रकार बताइए। तो ये सभी जो छोटे क्वेश्चंस थे 1-2 नंबर के, वो मैंने सारे इस वीडियो में कंप्लीट करवाए। तो देखिए पहले इनके बीच में हम इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। पहला डिफरेंस है कि जो उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, जो प्रक्रम होते हैं, वो अत्यंत धीमी गति से होते हैं। किससे होते हैं, बहुत ही धीमी गति से होते हैं। और जो अनुत्क्रमणीय होते हैं वो तीव्र गति से होते हैं। किनसे होते हैं, तीव्र गति से होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो अपने उत्क्रमणीय परिवर्तन प्रक्रम जो होते हैं वो प्रत्येक क्षण अपने परिवेश के साथ में साम्यावस्था बनाए रखते हैं। कि जैसे अपन उसके क्या है, जो उत्क्रमणीय परिवर्तन है वो प्रत्येक अवस्था में अपनी साम्यावस्था, जो अपना परिवेश है उसके साथ में साम्यावस्था बनाए रखते हैं, क्योंकि इनमें परिवर्तन बहुत कम होता है, इस वजह से क्या है, अपनी साम्यावस्था बनाए रखते हैं। जबकि ये जो अपने हैं वो क्या करते हैं, पूर्णता की ओर अग्रसर रहते हैं, कि मतलब जितना ज्यादा हो सकता है उतनी दूरी बनाए रखते हैं। ठीक है। इसके बाद ये है कि प्रतिरोधी बल को अत्यंत सूक्ष्म अधिक कर देने पर प्रक्रम की दिशा विपरीत हो जाती है। जैसे हमारे पास क्या हो रहा था, ये इसकी क्या है, साम्यावस्था है, और इस पे जो बल लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्रतिरोधी बल हुआ। ये इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, भाई मैं अपनी स्थिति पे रहूंगा, लेकिन हम क्या करें, इस पे विरोध लगा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, प्रतिरोधी बल हुआ। अगर इसकी मात्रा में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन कर देती हैं या फिर इसको अधिक कर देते हैं, तो प्रक्रम की दिशा क्या हो जाती है,
उल्टी हो जाती है, विपरीत हो जाती है। इसके बाद देखिए कि ये एक ही दिशा में चलते हैं, जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं वो एक ही दिशा में चलते हैं, विपरीत दिशा में इनको नहीं लाया जा सकता है। अगला जो अंतर है वो देखिए, इन प्रक्रमों से अधिक कार्य प्राप्त किया जाता है। जो अपने उत्क्रमणीय प्रक्रम है उनसे अधिक कार्य प्राप्त किया जाता है, जबकि अपने अनुत्क्रमणीय जो प्रक्रम है उनके द्वारा क्या है, जो कार्य है उनकी मात्रा कम हमें प्राप्त होती है। इससे आगे हम बात करते हैं कि यह जो उत्क्रमणीय जो हमारे प्रक्रम है वो क्या करते हैं, अनेक छोटे छोटे अनंत छोटे छोटे पदों में क्या करते हैं, सतत पदों में क्या होते जाते हैं, संपन्न होते हैं। जबकि जो अपने अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं वो क्या है, बड़े पदों में संपन्न होते हैं। तो ये बात है उत्क्रमणीय परिवर्तन, अब उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो अपने उष्मागति के चर होते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि उष्मागति के चर क्या होते हैं। देखो जब कोई उष्मागतिकी में जब कोई प्रकरण होता है तो उसमें क्या है कि कुछ चर तो क्या है उसके अवस्था पर निर्भर करते हैं, और कुछ चर हैं जो उसका जो पथ है उस पर निर्भर करते हैं, और उसी के आधार पर इनको बांटा गया है। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो उष्मागति के चर हैं उनके बारे में। देखिए जितने भी उष्मागति में काम आने वाले जो भी हमारे पास स्टेप हैं, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, जो आपका ताप है, दाब है, आयतन है, जितने भी हमारे पास आपके पास जितने बचते हैं, कार्य, उष्मा, उष्माधारिता, आंतरिक ऊर्जा, ये जो भी है वो सभी क्या है अपने उष्मागति के चर हैं। ठीक है, तो बात करते हैं उनको, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपना पथफलन, कौन से होते हैं, पथफलन होते हैं, ये चर ही हैं। ठीक है, और दूसरा होता है अपना अवस्था फलन। अवस्था फलन इसको क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन, और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है हमारे को स्टेट फंक्शन। अब बात करते हैं कि पाथ फंक्शन क्या होते हैं और स्टेट फंक्शन क्या होते हैं। देखिए पाथ फंक्शन वे फंक्शन होते हैं, उष्मागतिकी के ये वे चर होते हैं। देखो लिख लीजिए यहां पर, उष्मागतिकी के वे चर जो प्रक्रम के पथ पर निर्भर करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि प्रक्रम किस पद से कंप्लीट हुआ है, संपन्न हुआ है, उस पर निर्भर करते हैं। तो इसके लिए इनको क्या कहा जाता है, पथफलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको पथफलन कहा जाता है। और वो कौन से होते हैं, इनके उदाहरण के बारे में बात करें तो देखिए उदाहरण WHH, इसका मतलब क्या हुआ, WHH का मतलब क्या हुआ, W फॉर वर्क, H फॉर हीट और H फॉर हीट कैपेसिटी। तो लिख लीजिए इन सभी को कि जो आपके पथ फलन होते हैं, जो क्या करते हैं, अपना जो प्रक्रम होता है उसके पथ पर निर्भर करते हैं, तो वो कौन से हैं, अपना जो कार्य है, उष्मा है और उष्माधारिता है, वो होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अवस्था फलन की। जो अवस्था फलन जो होते हैं, उष्मागतिकी के ऐसे चर जो कि किसी भी प्रक्रम के पथ पर निर्भर ना करके उसकी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं। ये क्या करते हैं कि ये ऐसे चर हैं, ऐसे उष्मागतिकीय चर हैं। ये लिख लीजिए, थोड़ा बेटर लगेगा। उष्मागतिकीय चर जो क्या करते हैं, जो अपना प्रक्रम है उसकी प्रारंभिक अवस्था और जो उसकी क्या है अंतिम अवस्था, प्रारंभिक अवस्था व अंतिम अवस्था पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। उसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं। वो इस बात पर निर्भर नहीं करते कि प्रक्रम कौन से पद से हमारे पास संपन्न हुआ है। उनको क्या कहा जाता है, अवस्था फलन कहा जाता है। इसके बाद जैसे हम बात करें, इनके उदाहरण के बारे में बात करें तो इनके अलावा जो भी बच गए अपने, जैसे मैं बताऊंगा आपको, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया आपका, इसके बाद हम बात करते हैं प्रेशर हो गया आपका, इंटरनल एनर्जी हो गई आपकी, और भी बहुत से हैं जो घनत्व होता है, वो सभी क्या बचते हैं आपके, वो सभी बचते हैं उष्मागतिकीय फलन कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं जो अवस्था फलन होते हैं, अगर उनका हम लोग समाकलन करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक संपूर्ण चक्र के दौरान अवस्था फलन का जो अपना क्या है समाकलन होता है वो शून्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। तो एक नोट डाल लीजिए आप अपनी नोटबुक में, नोट डाल लीजिए और उसमें लिखना आपको, नोट डालने और उसमें क्या लिखेंगे, अवस्था फलनों का चक्रीय समाकलन शून्य होता है। क्या होता है, अवस्था फलनों का चक्रीय समाकलन क्या होता है, शून्य होता है। तो नोट डाल के लिख लीजिए सभी लोग, अवस्था फलनों का चक्रीय समाकलन
समाकलन शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अवस्था फलन कौन से थे जो क्या कर रहे थे, जो अपना प्रक्रम था उसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर कर रहे थे। इसका मतलब क्या था, जितना वो पहले थे उतना ही वो बाद में रहेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं एक प्रक्रम के बारे में, जैसे हमारे पास क्या है, कोई प्रक्रम था, उसका जो प्रारंभिक अवस्था थी उसमें उसका दाब P था, ठीक है, उसका दाब क्या था, P1 था, और वो आगे चलता हुआ क्या है, प्रक्रम जो अंतिम अवस्था थी उसकी, उसमें क्या हो गया, उसका दाब हो गया P2 हो गया। क्या हो गया? P2 हो गया। और हमें पता है कि अवस्था फलन में क्या होता है, जो प्रक्रम की क्या है वो प्रारंभिक अवस्था और जो उसकी अंतिम अवस्था है उस पर निर्भर करता है। अगर प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है तो इसमें क्या होगा, P1 और P2 दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोनों का इनका अगर चक्रीय प्रक्रम में हम लोग क्या करें, इनका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, किसका, प्रेशर का, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसकी अगर वैल्यू देखते हैं हम लोग, इसके करते हैं तो इसका P1 से P2 के बीच में करते हैं, तो इनके बीच में करोगे तो P2 माइनस P1 आप लोग जब भी करोगे तो इसमें क्या आएगा, इसकी वैल्यू शून्य आएगी। इसका मतलब क्या है, जो आपके अवस्था फलन है उनका जो चक्रीय समाकलन होता है उसका मान हमेशा कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। तो ये बात होती है उनके कुछ उष्मागतिकीय चरों के बारे में, जो पथ फलन थे और अपना जो